दरमियान ताल्लुक दिया गया होगा पेपर में। नेक्स्ट दो चीजों के दरमियान ताल्लुक आप लोगों ने बताना होगा। इनको रीजनिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बैट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट। बैट क्या होती है? चमगादड़। चमगादड़ देख नहीं सकती, सांप सुन नहीं सकता, हेयर। अब इसकी जगह देखो स्मेल, ईट, नन, ये भी ऑप्शंस हैं, बट जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम वो इधर आपको मिल जाएगा। अच्छा, जो जवाब होगा जिसे आता होगा ना, वो भी जरा चैट बॉक्स में लिख लेना जवाब, ताकि आपको भी पता चले आपकी तैयारी है या नहीं। वेहीकल इज टू व्हील्स। वेहीकल गाड़ी, गाड़ी टायरों के साथ होती है, व्हील्स के साथ होती है। साउंड इज टू मीडियम, वैक्यूम, अर्थ। इधर आंसर है इसका वेव्स, बट अगर वेव्स ना हो तो मीडियम भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके जी। ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन 0306689220 इस पे कांटेक्ट करके आप हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन क्लासेस ले सकते हैं। ओके जी। डॉग इज टू बिच। डॉग की जो मोनस है उसे हम कहते हैं बिच। हॉर्स, घोड़े की मोनस को हम क्या कहते हैं? मेयर। So there is a simple relationship between dog and bitch and horse and mare। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि एनोलॉजी से ही कहते हैं रिलेशनशिप को। अच्छा, जहां भी आपको ब्लू कलर का क्वेश्चन नजर आए, आपने एक बात समझ जाना है कि दिस इज योर असाइनमेंट। ये आपकी क्या है? असाइनमेंट है। और जहां भी असाइनमेंट नजर आए आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। हरी अप, टेक स्क्रीनशॉट। आज फर्स्ट क्लास है, मेरी जरा एनर्जी थोड़ी ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज टू ई देन सी इज टू वट। अब ए और ई के दरमियान क्या ताल्लुक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ए के बाद कितने अल्फाबेट छोड़ के ई आता है? ए इधर आ गया, बी सी डी ई, मीन्स तीन अल्फाबेट को आपने छोड़ा ए टू ई जाने के लिए। ठीक है, अब सी के बाद भी हम तीन अल्फाबेट को छोड़ेंगे, हमें जवाब मिल जाएगा। सी इधर रह गया, डी ई एफ जी। आंसर हमारा क्या है? जी। राइट ऑप्शन इज जी। रिलेशनशिप देखा आपने। ठीक है, बर्ड इज टू फेदर एज कैट इज टू। जो परिंदा होता है ना उसके ऊपर पर होते हैं, और जो कैट है उसकी जो खाल है उसे बोलते हैं फर। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? फर। ओके जी। दिस इज आल्सो योर असाइनमेंट। हैवी इज टू लाइट एज रफ इज टू व्हाट। ये आपने जवाब देना है इसका। असाइनमेंट का जवाब अगर आप यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब के कमेंट्स में देंगे, अगर आप व्हाट्सएप पे हैं तो व्हाट्सएप में ऑब्वियसली आप कल मुझे बता देना जवाब। मैं किसी लड़की से पूछ लूंगा कल वाली असाइनमेंट का जवाब बता दो। अगर आप टिकटॉक पे हैं तो उसके कमेंट्स में, फेसबुक पे हैं तो उसके कमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट हमारी टाइप है। ओके, मैं इसके लिए आपको कुछ एडअप करवाना चाहता हूँ एनालॉजी के लिए। आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए बेटे, नोट करो। क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो हमारी करीब करीब कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, ईरान, मलेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, इन कंट्रीज के आपको कैपिटल्स पता होना चाहिए, लिख लो अपने पास। और इनकी करेंसीज आपको पता होना चाहिए। हो गया। आपको यंग वन ऑफ ह्यूमन, यंग वन ऑफ कैट, यंग वन ऑफ कॉल्फ किसे कहते हैं, कब किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए। सात सात आठ आठ जो जनरल फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में आपको इनके नाम आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे जितने भी उज्व हैं, उजू हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहिए। आंखें क्या काम करती हैं, लिप्स क्या काम करते हैं, ब्रेन क्या काम करता है, हाथ क्या काम करते हैं, पैर क्या काम करते हैं, ये चीजें आपको पता होना चाहिए फॉर एनोलॉजी। फॉर एनोलॉजी ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारी टाइप है ऑड मैन आउट। अब ऑड मैन आउट है क्या, पहले इसको समझो। ऑड मैन आउट का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें ना, ऑड मैन आउट का लिटरली मीनिंग है डिफरेंट वन। क्या है? डिफरेंट वन। मीन्स मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं।
मैं आपको पूछता हूँ बेटे, मुझे आप ये बताओ कि स्पून है, प्लेट है और शुगर है और बाउल है, इन सब में कौन सी चीज डिफरेंट है? तो आप ऑब्वियसली विदाउट एनी हेजिटेशन या नर्वस हुए आप कहोगे सर शुगर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स। क्यों आप बोलोगे? क्योंकि आपको पता है कि स्पून, प्लेट, बाउल जो है ये आइटम्स हैं बर्तनों की, बर्तन, डिशेज हैं। शुगर जो है एक फिजिकल आइटम है जो हम खाने में यूज करते हैं और वो अलग चीज है। इसलिए आपने डिफरेंट वन किसको चूज किया? शुगर को। और इन तीनों के दरमियान से चारों में से आपने एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, दैट इज ऑड मैन आउट। सिंपली समझ आ गया आपको ऑड मैन आउट क्या है? क्या समझ आ गया आपको ऑड मैन आउट है क्या? यस। ओके, चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। विच वन इज ऑड मैन आउट? एंगल। एंगल जी जाविया, ये एंगल बन गया। ये 45 का हो सकता है, 90 का हो सकता है, 180 का। रेक्टेंगल इज अ शेप, ये रेक्टेंगल बना दी मैंने। स्क्वायर इज अ शेप, ये स्क्वायर बन गया। हेक्सागोन इज आल्सो अ शेप विद 6 कॉर्नर्स, जो भी है इसको मैं 6 बना नहीं सका, आप देख लीजिएगा। हेक्सागोन बनानी है जैसे बेंजियन रिंग होती है। ठीक है। अब मुझे अगर आप डिफरेंट बताओगे तो ऑब्वियसली आप कहोगे सर एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल वंस। क्यों? क्योंकि बाकी सारी शेप्स हैं, एंगल जाविया है, वो अलग चीज। तो एंगल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन इज ऑड मैन आउट? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल। पहले मेरी बात गौर से सुने। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स एंड आउटडोर स्पोर्ट्स। इंडोर कौन कौन सी हैं? लूडो, चेस, कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस, स्नोकर, दीज आर इंडोर गेम्स। अब आ जाओ आउटडोर गेम्स की तरफ। बेसबॉल, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट, ये सारी जो स्पोर्ट्स हैं ये कौन सी हैं? आउटडोर स्पोर्ट्स। कबड्डी, ये वो सारा कुछ। अब दूसरी चीज की तरफ आ जाओ। ये सर क्वेश्चन है जो क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और बेसबॉल, इसमें कौन सी चीज डिफरेंट है? अब एक और चीज आप नोट कर लो। क्रिकेट में हम बैट प्लस बॉल यूज करते हैं, करते हैं? यस। फुटबॉल में हम सिर्फ बॉल यूज करते हैं, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ बैट। टेनिस में हम रैकेट यूज करते हैं विद ए बॉल, करते हैं? यस। बेसबॉल में भी हम एक स्टिक यूज करते हैं जिसे हम बैट बोलते हैं बेसबॉल का, विद बॉल। हॉकी में भी हम एक बैट यूज करते हैं जिसे हम हॉकी बोलते हैं, विद बॉल। मींस ऑल अदर स्पोर्ट्स जो हैं इनमें हम बैट प्लस बॉल यूज करते हैं, जबकि फुटबॉल एक जस्ट ऐसा गेम है जिसमें हम सिर्फ बॉल को यूज करते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी फुटबॉल। ओके जी। विच इज ऑड मैन आउट? दोबारा से एक क्वेश्चन आ गया। हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, टेनिस, इसका जवाब आप लोगों ने खुद देना है। मैं ऊपर इसके कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये ब्लू कलर में है। अब क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने एज एन असाइनमेंट दे दिया तो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। मंकी, एप, चिंपैंजी, पांडा, बाबून। मंकी कहते हैं बंदर को, एप कहते हैं बंदर को, चिंपैंजी होता है बंदर, बाबून होता है बंदर, पांडा एक अलग मखलूक है अल्लाह ताला ने पैदा की हुई। सो ये जो बाकी है ना, गोरिल्ला, बाबून, चिंपैंजी, एप, मंकी, ये सारे को, छोटा बंदर को, बड़ा बंदर को, निक्का कोई, बड्डा कोई, पता नहीं कैसे कैसे सारे बंदरों की किस्में हैं, जबकि पांडा एक अलग टाइप ऑफ एनिमल है। सो द राइट ऑप्शन विल बी पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ऑड मैन आउट? ओके, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको दूसरी तरह करवा दी है। सो इस क्वेश्चन को भी आप जो है ना वो देख लीजिएगा एज एन असाइनमेंट। विच वन इज ऑड मैन आउट? शुगर, प्लेट, डिश, स्पून। आपने बताना है इसका जवाब। ओके, विच इज ऑड मैन आउट? कराची, काबुल, ढाका, दिल्ली। कुछ चीजें मैंने लिखवानी है वो लिखें जरा, कुछ चीजें मैंने लिखवानी है वो लिखें जरा, लिखें 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 जल्दी जल्दी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, पंजाब का कैपिटल है लाहौर, सिंध का कैपिटल है कराची, केपीके का कैपिटल है पेशावर, बलोचिस्तान का कैपिटल है कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल है गिलगित,
कश्मीर का कैपिटल है मुजफ्फराबाद। नेक्स्ट आ जाओ। अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल। टर्की का कैपिटल है अंकारा। ईरान का कैपिटल है तेहरान। इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आ जाओ। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। चीन का चाइना का जो दारुल हुकूमत है वो है बीजिंग, ये आपको बताना चाहिए। सऊदी अरेबिया का कैपिटल है रियाद, ये आपको बताओ। नेक्स्ट आ जाओ। मैं आपको कैपिटल्स के बाद करेंसीज भी बता देता हूँ। टर्की की करेंसी है लिरा। पाकिस्तान की करेंसी है रुपीज। इंडिया की करेंसी है रुपी। अफगानिस्तान की करेंसी है रुपी। बांग्लादेश की करेंसी है टका। मलेशिया की करेंसी है रिंगिट। रशिया की करेंसी है रबल। ठीक है, ओके। सऊदी अरबिया की करेंसी है रियाल। ये आपको करेंसीज के बारे में भी पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, विच वन इज ऑड मैन आउट? कराची, काबुल, ढाका, दिल्ली। कराची, काबुल, ढाका, दिल्ली। कराची इज नॉट अ कैपिटल ऑफ एनी वन, ये सिर्फ एक सूबे का कैपिटल है। अब काबुल अफगानिस्तान का कैपिटल है, ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है, दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल है। सो ऑल अदर्स आर कैपिटल्स ऑफ कंट्रीज, बट जबकि कराची जो है वो पाकिस्तान की एक सिटी है या सिंध का कैपिटल है। सो द राइट ऑप्शन इज कराची। ओके, ओके जी। 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह आप लोगों की दोबारा से क्लास, फिर हम दूसरी टाइप्स की। नेक्स्ट जो टाइप है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का नाम है कॉमन सेंस एमसीक्यूज। अब कॉमन सेंस है क्या? देखो पुत्र, हम रोजाना घर में दूध उबाल के ही क्यों पीते हैं? कोई ना कोई कॉमन सेंस तो है ना। हम बच्चों को स्कूल ही क्यों भेजते हैं? बच्चे खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए ग्राउंड में या पार्क में ही क्यों जाते हैं? टीचर्स स्कूल में क्या करने जाते हैं? ये हम सबको पता है ये चीजें, इन्हीं को बोलते हैं हम कॉमन सेंस। ठीक है, ऐसी चीजें जो हम डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं, हम डेली बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन वो होते हैं। ठीक है, अब इनके ये क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, जवाब मैं इनके खुद दूंगा। वाई वी बॉयल मिल्क टू किल द जर्म्स? वाई वी बॉयल वाटर टू किल द जर्म्स? We get education because for awareness. Teachers go to school to teach students. टीचर्स पढ़ने थोड़ी ना जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं। मीन्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ नहीं रहा। Why children go to school? For grooming, for learning. Why children go to park? ये क्वेश्चन का जवाब आपने खुद देना है, ढूंढो। Forests are useful. जो जंगलात हैं, ये दरख्त हैं, वो क्यों यूजफुल हैं? क्योंकि वो हमारी कंट्री को ब्यूटीफुल बनाते हैं और इकोनॉमी में इजाफा करते हैं। ठीक है, गर्ल्स वियर ग्लासेस, लड़कियां एनके क्यों पहनती हैं? ग्लासेस जो नजर वाली होती है, ड्यू टू पुअर आई साइट। एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52 वीक्स। 52 वीक्स। साउंड ऑफ ईगल इज कॉल्ड स्क्रीम। लो जी, ये क्वेश्चंस आप लोगों ने रट लेने हैं, याद कर लेने हैं, वैसे जरूरत नहीं है, ठीक ही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारी जो टाइप है, एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर एएफएनएस पेड क्लासेस, यू मे कैन कॉन्टेक्ट और ऑफिशियल नंबर ऑन आवर ऑफिशियल 0306689220। यहाँ पे हम कंप्लीट प्रिपेयर करवाते हैं आपको। 8,000 रुपये फीस है। क्विक क्रैक कोर्स की फी 2,800 रुपये है। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है दैट इज कोडिंग एंड डी कोडिंग। अब कोडिंग एंड डी कोडिंग क्या है? बड़ी मजे की चीज है ये। आप लोगों ने अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखा होगा, उस्मान गाजी ड्रामा देखा होगा, या और भी अगर नॉवेल्स जंगों वाले पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा देयर आर मैनी वेज कि वो अपना जो पैगाम है वो पैगाम रसा के साथ भेजते हैं, लेकिन वो कोड्स में लिखा होता है और वो कोड्स जस्ट उसे पता होता है जो आगे उस पैगाम को रिसीव करने वाला होता है। ठीक है, तो कोडिंग एंड डी कोडिंग इसे ही बोलते हैं। कोडिंग एंड डी कोडिंग इसे ही बोलते हैं कि एक कोड, एक पैगाम मैंने भेजा और आपने उसको डी कोड कर लिया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चंस की तरफ।
पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है। इफ पाकिस्तान इज कोडेड एज QBLJTUBO देन इस्लामाबाद विल बी कोडेड एज, आगे आना पड़ेगा जी। पाकिस्तान का अब ये जो कोड उन्होंने बताया है QBLJTUBO, ये कैसे बना? P का नेक्स्ट अल्फाबेट क्या होता है? Q। A का नेक्स्ट अल्फाबेट क्या होता है? B। K का नेक्स्ट अल्फाबेट क्या होता है? L। मीन्स उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान वर्ड का जो अगला अगला अल्फाबेट है वो लिख दिया। हम भी इस्लामाबाद के साथ यही करेंगे। I के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? J। S के बाद T। L के बाद M। A के बाद B। M के बाद N। अब देख लो जहां पे आपको ये नजर आ रही हैं चीजें वो लगा दो, सारा क्या देखना है, ठीक है। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग के लिए मैं जो रूल आपको पढ़ाने लगा हूं वो आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब ये इस तरह का भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। 3 4 5 मल्टीप्लाई 5 8 इज इक्वल टू 4 5 8 3। 2 5 7 4 इज इक्वल टू 5 7 4 2। देन 4 7 मल्टीप्लाई 8 3 इज टू वट? अब उन्होंने इसको मल्टीप्लीकेशन नहीं की हुई, इधर उन्होंने क्या किया हुआ है सिंपली कि इनको इन नंबरों को तरतीब में लिख दिया इधर। जैसे ये देखो, 4 उठाया, 4 पहले नंबर पे लिख दिया। 3 उठाया, 3 एंड वाले नंबर पे लिख दिया। 5 उठाया, 5 दूसरे नंबर पे। 8 उठाया, 8 तीसरे नंबर पे। हम भी इसको ऐसे ही तरतीब देंगे। पहला अल्फाबेट उधर 3 था, 3 एंड पे गया था, 4 को हम एंड पे देखेंगे, 4 एंड पे चला गया। दूसरा अल्फाबेट 4 था, इधर उन्होंने पहले नंबर पे रखा था, हम भी दूसरा अल्फाबेट 7 है, हम इसको पहले नंबर पे रख देंगे। जवाब हमें मिल गया, वैसे मिल गया है ना जवाब? सिंपल आपने क्या किया, इसको तरतीब के साथ लिख दिया, जस्ट कुछ नहीं आपने किया, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। इफ 6 7 8 stands for AFGH then 1945 is equal to what? अब पहले नंबर पे अल्फाबेट अगर एबीसी में देखो तो पहले नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है? ए। 6 के बाद अल्फाबेट कौन सा आता है? एफ। 7 के बाद अल्फाबेट कौन सा आता है? जी। सॉरी, 7वें नंबर पे जो अल्फाबेट आता है वो क्या आता है? जी। 8 नंबर पे जो अल्फाबेट आता है वो कौन सा आता है? एच। अब आ जाओ इस पे, पहले नंबर पे कौन सा आएगा? ए। 9th नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आएगा? ABCDEFGHI। आई आ गया जी, आई। इधर तो जवाब है ही कोई नहीं दोस्त, चलो कोई नहीं। 4th नंबर पे कौन सा आता है? ABCD। और 5th नंबर पे कौन सा आता है? ABCDE। AIDE इसका जवाब है जी, जो कि इधर मौजूद नहीं है। ये लो जी, जवाब बन गया आपका, ठीक हो गया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ फेस इज कोडेड एज 6780 देन एस इज कोडेड एज, इसको आपने खुद करना है, डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है दैट इज जम्बल्ड वर्ड और स्पेलिंग्स। जम्बल्ड क्या होता है? क्या आप सबको मेरा नाम पता है? इफ यस देन राइट माय नेम इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको मेरा नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में मेरा नाम लिखिए, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। सर फैजान नहीं, मेरा नाम सर के साथ शुरू नहीं होता, मोहम्मद फैजान है या फैजान, ठीक है। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, माशाल्लाह। सिबगा, ओके। मेरा नाम है फैजान, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं AIFZNA। मैंने आपको ये कुछ अल्फाबेट्स दे दिए, AIFZNA। मैं आपसे कहता हूं कि इनको अरेंज करो और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। तो आप जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरे नाम के स्पेलिंग है, तो आप करते हो FAIZAN और फैजान बना देते हो और कहते हो सर ये मीनिंगफुल वर्ड बन गया। ऐसा ही है, बिल्कुल सेम चीज ये हमारे क्वेश्चंस में होगी। रीअरेंज द वर्ड। अब
आपके पेपर में जो आएगा ना वो जस्ट अरेंजमेंट नहीं है, ये पहले आप सुन लो। आर्मी में जस्ट अरेंजमेंट नहीं आती, आर्मी में पूछते हैं अरेंज करके जो मीनिंगफुल वर्ड बना है वो क्या चीज है। किसी सिटी का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, किसी फ्लावर का नाम है, किसी कैपिटल का नाम है, किसी करेंसी का नाम है, किसी एनिमल का नाम है, किसी वेजिटेबल का नाम है, किसी एनिमल का नाम है, क्या है वो चीज। अब रीअरेंज जब आपने इसको किया तो ऑब्वियसली वर्ड बना कराची, KARACHI, लेकिन वहां पे ऑप्शन कराची नहीं होगा, वहां पे ऑप्शन होगा सिटी। इट्स अ सिटी। समझ आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन आपको समझ आ गया? कराची नहीं, इट्स अ सिटी, जवाब इसका होगा सिटी। नेक्स्ट हमारे पास है ये, मुझे पता है आप इसको अरेंज नहीं कर पाओगे लेकिन फिर भी ट्राई कर लो, मे भी आप अरेंज कर लो। DAFFODIL, डैफोडिल। डैफोडिल पढ़ा हुआ है आपने, मैट्रिक में पढ़ा था आई थिंक। एंड डैफोडिल, इट्स अ फ्लावर, इट्स अ फ्लावर, जिसे आप फ्लावर भी बोलते हैं। ओके, इट्स अ फ्लावर। ओके जी, रीअरेंज द वर्ड एंड टेल मी व्हाट इज दिस। दिस वर्ड इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो भी है जी। अच्छा, क्रोकोडाइल जो है ना, ये दो तरह से ऑप्शन में आती है। अगर आपके पास ऑप्शन आए पेपर में रेप्टाइल का, तो आपने रेप्टाइल लगा देना। एनिमल का ऑप्शन भी हो, रेप्टाइल का भी हो, तो आपने लगा देना है रेप्टाइल। अगर जस्ट रेप्टाइल का हो तो आपने सिलेक्ट कर देना है रेप्टाइल। अगर रेप्टाइल ना हो तो आपने फिर सिलेक्ट कर देना है एनिमल। ठीक हो गया? फिर आपने क्या सिलेक्ट कर देना है? एनिमल ऑप्शन आपने चेक कर देना है या सिलेक्ट कर। ओके जी, रीअरेंज द वर्ड, ये आपको वर्ड का पता होगा लेकिन ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको छेड़ नहीं रहा। ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको छेड़ नहीं रहा। चलें जी, अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू मे कैन कॉन्टेक्ट ऑन आवर ऑफिशियल नंबर 03066892208। सोचें अगर हम आपको इधर इतना जबरदस्त पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन कैसा पढ़ाएंगे पेड क्लासेस में। स्पीड रिलेटेड एमसीक्यूज, स्पीड रिलेटेड एमसीक्यूज, स्पीड। क्वेश्चंस को समझना है बेटा, अगर आप ट्रिक को समझ गए ना इन क्वेश्चंस की तो आपके 3 क्वेश्चन पेपर में हल हो जाए। लेकिन अगर आपने ट्रिक नहीं समझी तो मुश्किल हो जाएगा और आप अपना टाइम भी बहुत सारा वेस्ट करोगे। तो अगर आप ट्रिक को सीख लेते हो देन ये आपके लिए बेटर है। ओके, ट्रिक क्या है? अपनी कान आंख सब कुछ खोल के सुनो, देखो। उन्होंने कहा ट्रेन इज मूविंग विथ स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास आ गया 90 किलोमीटर। एक जो ट्रेन है वो चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर की मदद से। अब 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि 90 किलोमीटर ट्रेन सफर तय करती है 60 मिनट। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 12 मिनट्स। क्या दे दिया हमें? मिनट्स दे दिए 12। उन्होंने कहा कि 12 मिनट्स में कितना सफर तय करेगी। ट्रिक सीख लो। मैं एक मरतबा बस ट्रिक बताऊंगा, मैं दोबारा ये ट्रिक नहीं बताऊंगा। अगर ट्रिक सीख ली, ज्यादा लंबे चौड़े ऑप्शंस पे आप नहीं जाओगे। 60 को हमने बनाना है 12 मिनट, है ना, इधर भी मिनट इधर भी मिनट। हमने मिनट वाली साइड को 12 बनाना है। 60 को किस चीज पे डिवाइड करें कि ये 12 बन जाए? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इधर भी मिनट वाली साइड हमारे पास है, इधर भी हमारे पास मिनट वाली साइड है। 60 मिनटों में 90 किलोमीटर सफर तय करती है, हमें चाहिए 12 मिनट्स में कितना करेगी। हमने 60 को 12 बनाना है। किस चीज के साथ डिवाइड करें कि 60 12 बन जाए? अगर हम इसको 5 के साथ डिवाइड करें तो ये 12 मिनट्स में बन जाएगा। अगर इधर हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो इधर भी हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 18। 12 मिनट्स में कितना सफर तय हो गया? 18 किलोमीटर। ट्रिक की समझ आई किसी को?
ट्रिक की समझ आई किसी को? ट्रिक की समझ आई किसी को? किसी एक बंदी को आई हो? आ गई। चलो ये वाला क्वेश्चन बी मैं आपको बता देता हूँ। A cyclist rides at a constant speed of 20 किलोमीटर पर आवर। एक साइकिलिस्ट है, वो 20 किलोमीटर सफर तय करता है 1 घंटे में, यानी 60 मिनट। वो 45 मिनट में कितना सफर तय करेगा? 45 मिनट्स में कितना सफर तय करेगा? क्वेश्चन मुश्किल हो गया। बड़ा मुश्किल है सर जी, बड़ा मुश्किल है। अब जब ये सिचुएशन आ जाए तो आपने एक चीज अपने माइंड में, ऐसे आंखें बंद करो, अभी भी अपनी आंखें बंद करो, बस ये दो चीजें अपने सामने रखो आंखें बंद करके। एक तरफ है 20 किलोमीटर, एक तरफ है 60 मिनट। अगर हम इनको चार टोटों में तकसीम करें, चार टुकड़ों में तकसीम करें, 20 मिनट के चार टुकड़े कर लें हम, 20 किलोमीटर के चार टुकड़े हम कर लें, 5 5 5 5, 60 के भी अगर हम चार टुकड़े कर लें, 15 15 15 15, हमें चाहिए 45 मिनट। तो तीन टोटे अगर हम टाइम के ले लें 15 15 15, तो इधर से भी हम तीन टोटे 5 5 5 के ले लेंगे, 45 मिनट में 15 किलोमीटर। अगर आपको ये ट्रिक जहन में बैठ के आपको ये ट्रिक आ सकती है जो मैंने अभी आपको बताई। अगर आप इस काबिल हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप इस काबिल नहीं हैं तो फिर आपको मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ जो आपका पसंदीदा तरीका है। वो ये है कि इधर 1 किलोमीटर रह जाएगा, 1 किलोमीटर, 60 को हम जो है ना वो डिवाइड कर देंगे विद 20, 60 को हम डिवाइड कर देंगे विद 20, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा, 1 किलोमीटर 3 मिनट, ठीक है? और 45 मिनट में हम कितना करेंगे? अब ये आप कर लो, 3 को इधर 15 से जरब दोगे 45 बन जाएगा, और एक को भी 15 से जरब दोगे तो 15 किलोमीटर इन 45 मिनट। फिर ऐसे आप करोगे, ठीक है? लेकिन अगर आप अपने जहन में करोगे ना, वो बड़ा जबरदस्त तरीका है। ऐसे है ना, तीन टोटे कर लिए 5 5 5 के, 15 15 15 के चार टोटे कर लिए, और तीन को हमने इधर से ले लिया, तीन को हमने इधर से ले लिया। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आप माइंड वाला तरीका करेंगे ना, विद इन अ सेकेंड जवाब आ जाएगा, और आप जो है ना वो इजीली क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। ओके, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद दोगे, मैं इसको छेड़ भी नहीं रहा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए। ओके जी, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत दफा रिपीट हुआ है, पेट्रोल वाला हमेशा एक क्वेश्चन आता है, ठीक है? एक कार कवर 15 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 लीटर पेट्रोल। एक कार है जो 15 किलोमीटर सफर तय करती है 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए है। ओए होए होए, या अल्लाह, 90 आ जाए। हाउ मच डिस्टेंस डज कार विल कवर इन 450 रुपीज? सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि 15 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है 1 लीटर में, 90 रुपए पर लीटर पेट्रोल की कीमत है, 450 रुपए का कितना पेट्रोल आएगा? 5 लीटर। 450 रुपए का कितना लीटर पेट्रोल आएगा? बताओ भाई, मुझे बताओ, जेड़ी चीज मैं पूछना पे आवा वो दसो। 90 रुपए लीटर पेट्रोल है तो 450 रुपए का कितना पेट्रोल आएगा? ऑब्वियसली आप कहेंगे सर जी 5 लीटर। तो अगर 1 लीटर 15 किलोमीटर करता है तो 5 लीटर पेट्रोल कितना करेगा? 15 × 5, जवाब 75। सिंपली, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं हमेशा असाइनमेंट में डालता हूं, लेकिन मैं जवाब इसका खुद बताता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है? इस तरह का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नजर आए ना, कोई भी क्वेश्चन, इसको छेड़ना ही नहीं है आपने। आपने देखना है कि यहाँ पे आपको दिया क्या हुआ है, 30 किलोमीटर, यही जवाब है। ये जो डबल ट्रेन स्पीड, डबल जितना मर्जी आपसे पूछा गया है, आपसे उन्होंने कह दिया 30 किलोमीटर, आपने डायरेक्ट जवाब 30 लगा दे। समझना चाहते हो इस क्वेश्चन को तो समझ लो। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कार से डबल है। एक ट्रेन है
जिसकी स्पीड कार से डबल है। कार जो है वो 30 किलोमीटर सफर तय करती है 1 घंटे में, तो वही सफर आधे घंटे में ट्रेन 30 किलोमीटर करेगी। 30 मिनट में कितना करेगी ये आपने बताया। कार जो है वो 30 किलोमीटर करती है 1 घंटे में, तो ट्रेन जो है वो आधे घंटे में यानी 30 मिनट में 30 किलोमीटर ही करेगी, क्योंकि ट्रेन की स्पीड डबल है कार से। सिंपली। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शन के रिलेटेड आंसर। डायरेक्शन, सबसे पहले मुझे आप ये बता दें समतें कितनी तरह की हैं। देयर आर 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। देयर आर 4 डायरेक्शंस। आपने फर्जी डायरेक्शंस को याद रखना है। आपने क्या करना है, फर्जी डायरेक्शंस को याद रखना है। जब भी आपसे बोला जाए यू आर गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, आपने याद रखना है कि एरो ऊपर को लगना है। ऊपर को नॉर्थ नोज, सामने को या ऊपर को। नॉर्थ नोज, सामने को या ऊपर को। हमेशा याद रखना है नॉर्थ का एरो हमेशा आपकी नोज यानी सामने या ऊपर को लगेगा, और ईस्ट जो है ना वो आपका राइट है। आपका दायां हाथ जो है वो ईस्ट है हमेशा के लिए, ये आपने याद रखना है। नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। 2 डायरेक्शंस आपने याद रखनी है, नॉर्थ वाली और ईस्ट वाली। ये दोनों डायरेक्शंस अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, ओके जी। दूसरी चीज हमने जो याद करनी है या हमने जो सीखनी है वो पुत्र क्या है। आप में से कोई लड़की कार वगैरह यूज करती हो या बाइक वगैरह चलाती हो तो उसे पता होगा व्हाट इज लेफ्ट टर्न, व्हाट इज राइट टर्न, व्हाट इज यू टर्न। आपको पता है लेफ्ट टर्न का मतलब है कि पंजाबी के अंदर खबे हाथ मुड़ जाओ। ठीक है, दाएं बाएं हाथ मुड़ जाना इज लेफ्ट टर्न। एंड सज्जे हाथ मुड़ जाना, दाएं हाथ मुड़ जाना इज कॉल्ड राइट टर्न। और बिल्कुल ही रिवर्स हो जाना इज कॉल्ड यू टर्न। ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है, यही पेपर में पूछी जाती हैं आपसे। ओके जी, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन की। अली मूव्स टुवर्ड नॉर्थ साइड आफ्टर सम टाइम। अली किस साइड को जा रहा है, नॉर्थ की जानिब। मैंने आपको बताया नॉर्थ जब भी आएगा आप एरो ऊपर को लगा दो। दिस इज अलीज डायरेक्शन। अली यहां से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ही टर्न्स लेफ्ट, अब उसने लेफ्ट टर्न लेना है। आंखें बंद कर लो, फर्ज करो आप इस ट्रैक पे चल रही हो ऐसे ऊपर को, आपका लेफ्ट टर्न किस साइड को बनेगा, इधर को। आंखें बंद कर लो, ये आपने जी लेफ्ट टर्न ले। उसने कहा देन अगेन टर्न लेफ्ट, अब दोबारा से आपने लेफ्ट टर्न लेना। अब आंखें बंद करके सोचो कि आप इधर चल रही हो, ये पहले देख लो। आप सोचो कि आप इस कॉर्नर से लेके इधर को अब चल रही हो, अब आपने लेफ्ट टर्न लेना है। आप ऐसे मुड़ जाओगी और जी इधर को आप चल रही हो, आपका लेफ्ट बन गया ये। आपने आके नीचे इधर को लगा देना है एरो। अब आपकी डायरेक्शन क्या हुई, साउथ। सिंपली सिंपली। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, अगर नहीं समझ आई तो। 2 क्वेश्चंस के साथ समझ आ जाती है। ओके जी। ए मैन वॉक टुवर्ड नॉर्थ, एक आदमी नॉर्थ की तरफ गया। नॉर्थ का एरो हमेशा ऊपर को लगता है। देन टर्न लेफ्ट, उसने फिर लिया लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न, सोचो इस ट्रैक पे आप चल रही हो, लेफ्ट साइड आपकी कौन सी है, ये वाली। आपने इधर को टर्न ले लिया। देन टर्न राइट, अब उसने राइट टर्न लिया। अब आप चूंकि किस साइड को चल रही हो, इस साइड को चल रही हो, तो आपने लेना है राइट टर्न। तो आपका टर्न बन गया इधर को, मीन्स ऊपर को। तो आपका जो डायरेक्शन है प्रेजेंट वो क्या रही, नॉर्थ, सेम रही डायरेक्शन। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं।
ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, इट्स योर असाइनमेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, ए वुमेन फेसेस ईस्ट एंड टर्न्स राइट देन टर्न्स लेफ्ट, व्हाट इज हर करंट डायरेक्शन? ये क्वेश्चन आपने खुद करना है जी। एक और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ए हाइकर फेसेस साउथ, एक हाइकर है वो साउथ की जानिब फेस कर रहा है, जा रहा है। अब साउथ का जो एरो है वो किस साइड को लगेगा, ये आपने मुझे बताना है। बताएं भाई, नीचे की जानिब लगेगा, ये मैंने साउथ का एरो लगा। टर्न लेफ्ट, अब आप फर्ज करो नीचे को आ रहे हो तो आपका लेफ्ट टर्न होगा ये वाला। देन टर्न राइट, देन टर्न आपको अपने लेना राइट, तो आप आ जाओगे फिर से नीचे की तरफ। देन टर्न राइट वंस मोर, अब आपने दोबारा से राइट टर्न लेना है, आप नीचे की तरफ चल रही हो तो आपका राइट ये है, अब राइट आपका बन जाएगी। अब इसकी डायरेक्शन बताओ भाई क्या होगी? WEST, वेस्ट की जानब। किस जानब होगी डायरेक्शन? वेस्ट की जानब। ओके जी, बड़ा मुश्किल चीज आ गई, खास तौर पे बायोलॉजी की लड़कियों के लिए। सर जी ये क्वेश्चन बड़े मुश्किल लगते हैं, मैथ्स के रिलेटेड आपने MCQs पढ़ाने हैं, कब पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, हम कैसे करेंगे? हमने तो मैथ पढ़ी नहीं है, हमने तो बायो पढ़ी हुई है। अब सीख लो भाई। मैथ्स के अंदर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला, डी मास रूल। डी मास रूल, डीमास रूल क्या कहता है कि पहले होगा अमल डिवीजन का, डिवीजन कहते हैं तकसीम को। डीमास रूल कहता है पहले अमल होगा डिवीजन का, देन मल्टीप्लिकेशन का, देन एडिशन का, देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया डीमास। दूसरा है, आपको पता होना चाहिए, वन थर्ड किसे कहते हैं? वन थर्ड कहते हैं 1/3 को। वन फोर्थ कहते हैं 1/4 को। क्वार्टर बोलते हैं 1/4 को। हाफ बोलते हैं 1/2 को। ये आपको तीन चार चीजें पता होंगी तो आप कर लो। आ जाओ अब क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट 4 + 4/2। तो डीमास रूल के मुताबिक पहले डिवीजन का अमल होगा या प्लस का? ऑब्वियसली डिवीजन का। 4/2, 4 + 4/2 आ गया 2, 4 + 2 आ गया 6। ये क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट है। और एक और क्वेश्चन, 2 + 2/2, ये भी पेपर में आता है, तो ये भी आपने खुद करना है। नेक्स्ट है जी, क्वार्टर ऑफ 120, क्वार्टर कहते हैं 1/4 को, ये भी पेपर में आएगा। 1/4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इट्स अबाउट 30। यस, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन है। व्हाट इज 1/2? 1/2 of 1/4 of 1/4 मल्टीप्लाई बाय 200, ये क्या बनेगा भाई? बताओ भाई क्या बनेगा? 4, ये बन गया 50, और 50 को जब फिर से 2 पे तकसीम किया तो ये बन गया 25। राइट ऑप्शन 25। आसान क्वेश्चन होते हैं ये। आपने जस्ट जो है ना एक थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाना होता है, थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेज रिलेटेड, और डेज के बाद है कोई टाइप? डेज के बाद खत्म। ये हमारी आज की लास्ट टाइप होगी पुत्र, डेज रिलेटेड एमसीक्यू। डेज रिलेटेड एमसीक्यूज करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चन लिखवाना चाहता हूँ आपको। वो क्या फरियाल, क्या क्वेश्चन की समझ नहीं आई? ये वाला क्वेश्चन की समझ नहीं आई, इसका क्या समझना है मुझे नहीं पता, आपको क्या चीजें समझ आएंगी? देखो 1/2 है, 1/2 है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, हाफ का मतलब होता है 1/2 का, मल्टीप्लाई कर दिया 1/4, मल्टीप्लाई कर दिया विद 200। दो, 2 पे 200 को जब तकसीम करेंगे तो क्या बनेगा? 100। और 100 को जब 4 पे तकसीम करेंगे तो 25। बस इसमें क्या समझना है? तकसीमें की हैं, 4 पे तकसीम किया और 2 पे तकसीम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डेज रिलेटेड एमसीक्यूज।
डेज रिलेटेड एमसीक्यूज में आपको बेटा पता होना चाहिए कि यस्टरडे किसे कहते हैं, टुडे किसे कहते हैं, और टुमारो किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इफ संडे विल बी फोर्थ डे ऑफ मंथ, संडे चौथा दिन हो। ये कौन है जो अपना जो शेप्स बना रहा है इधर डिफरेंट, मैंने रिमूव कर देना है। अजान हो रही है, सॉरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 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 अल्लाह जी बेटा जी, उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, इफ संडे विल बी द फोर्थ डे देन वेरी नेक्स्ट डे, तो जो वेरी नेक्स्ट डे होगा वो कौन सा दिन होगा, पांचवा, फिफ्थ डे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटे, मैंने जो चीजें आपसे कही है ना वो आपको याद होनी चाहिए। मींस मैंने आपसे बोला कि ओए ये क्या है, ये मैंने भी इधर से मार्कर ले लिया भाई। ओके जी। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो देखो आप। यस्टरडे वाज फ्राइडे, यस्टरडे कहते हैं गुजरे हुए कल को, गुजरा हुआ कल। अगर गुजरा हुआ कल फ्राइडे था, गुजरा हुआ कल था फ्राइडे, तो आज क्या होगा मुझे आप ये बताओ। गुजरा हुआ कल था फ्राइडे, आज क्या होगा, सैटरडे। आने वाला कल क्या होगा, संडे। हमें चाहिए आफ्टर टुमारो, आने वाले कल से अगला दिन, वो क्या होगा, मंडे। समझ लो इस क्वेश्चन को। यस्टरडे कहते हैं गुजरे हुए कल को, टुडे कहते हैं आज के दिन को, टुमारो कहते हैं आने वाले दिन को, और आफ्टर टुमारो कहते हैं आने वाले दिन से अगला दिन। ठीक है, आने वाले दिन से अगला दिन। ओके जी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा मैंने आपको समझाया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ फोर्थ डे ऑफ मंथ इज ट्यूसडे, चौथा दिन जो है वो है ट्यूसडे, 26वां दिन क्या होगा। आपको पता है 7 दिन के बाद दिन फिर रिपीट होता है, तो आपने सिंपली ये करना है कि चौथे दिन अगर ट्यूसडे है ना, तो इसमें 7 जमा करो 11वां, 11वां दिन भी ट्यूसडे ही होगा। 7 दिनों के बाद दिन रिपीट होता है ना, 11 + 7 18, 18वां दिन भी ट्यूसडे होगा, 18 + 7 25, 25वां दिन भी ट्यूसडे होगा, तो 26वां दिन क्या होगा, वेडनेसडे। 26वां दिन क्या होगा, वेडनेसडे। 26वां दिन क्या होगा, वेडनेसडे। सिंपल। ये क्वेश्चन आपने करना है। अब देखो, इधर 21 दिया गया है, तो 12वां दिन आपने मालूम करना। आपने 21 में से अब 7 माइनस कर लेने हैं, 14। 14वां दिन मंडे है, 13वां दिन क्या होगा, पीछे को आओ, संडे। और 12वां दिन क्या होगा, सैटरडे। सिंपल। आपने +7 करना है या -7 करना है, और उधर तक आपने ले आना है जहां तक आपका क्वेश्चन हो। मैं ये भी समझा देता हूँ। 14वां दिन मंथ का मंडे है, 14वां दिन क्या है, मंडे। 29वां दिन आपने मालूम करना है, 14 + 7 21, 21वां दिन भी मंडे, 21 + 7 28, 28वां दिन भी मंडे, 29वां दिन क्या होगा, ट्यूसडे। समझ आई, समझ आ गई भाई।
डेज रिलेटेड की। एंड दीज डिक्शनरी बेस्ड एमसीक्यूज कौन से होते हैं? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपने कभी डिक्शनरी देखी है, तो आप में से मैक्सिमम कैंडिडेट्स ये कहेंगे यस सर हमने डिक्शनरी देखी है। अब जो डिक्शनरी होती है वो क्या होती है? डिक्शनरी, लाइक दिस इज अ डिक्शनरी, मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये एक डिक्शनरी है लाइक अ बुक। आपने देखा होगा कि डिक्शनरी में पहले वो वर्ड आते हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं, फिर वो वर्ड आते हैं जो बी से स्टार्ट होते हैं, फिर वो वर्ड आते हैं जो सी से स्टार्ट होते हैं, सेम इसी तरह वो वर्ड आते हैं जो डी से, ई से, मीन अल्फाबेटिकली अरेंज जो होती है डिक्शनरी। पहले वो तमाम वर्ड्स होते हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं, फिर वो तमाम वर्ड्स होते हैं जो बी से स्टार्ट होते हैं, फिर वो तमाम वर्ड्स होते हैं जो सी से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह डिक्शनरी में हर चीज कैटेगराइज है, नंबर वाइज लिखी हुई है, अल्फाबेटिकल की तरह कैटेगराइज किया हुआ है इन्हें। ओके, अब मैं आपसे इधर एक लिखता हूं चीज, मैं पूछता हूं एप्पल, एप्पल, एप्पल। दूसरा है बनाना, तीसरा है कैरेट, कैरेट, और चौथा है डैफोडिल। ये मैंने चार इधर वर्ड लिखे, मुझे आप लोग ये बता दो कि डिक्शनरी में पहले कौन सा वर्ड आएगा? एप्पल, बनाना, कैरेट या डैफोडिल? डिक्शनरी में पहले कौन सा वर्ड आएगा, जरा बता दे मुझे चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बता दें पहले कौन सा वर्ड आएगा। यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे जो डिक्शनरी में वर्ड आएगा वो एप्पल आएगा। यही चीज हमने नोट करनी है अपने इन सारे के सारे क्वेश्चंस में कि कौन सा वर्ड पहले आएगा। अब आ जाओ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहता है, विच वर्ड कम्स फर्स्ट इन डिक्शनरी? कौन सा वर्ड है जो डिक्शनरी में फर्स्ट आएगा, पहले आएगा? पहला जो है वो है नेबुलस, नेक्टर, नेंड्रथल, नेसेसरी। अब मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताने लगा हूं ना वो याद रखनी है। आपने देखा पहला पहला अल्फाबेट एन आ रहा है, सब में सेम है, इसका मतलब आपको भी पता नहीं चला कि क्या जवाब होगा। अब आपने दूसरे दूसरे अल्फाबेट पे आ जाना है। दूसरा दूसरा अल्फाबेट कौन सा है? ई ई ई ई, ये भी सेम है, इट मींस आपको अभी भी पता नहीं चला। तीसरे अल्फाबेट पे आ जाओ, बी सी ए सी। तो ए पहले आता है, सी पहले आता है, ई पहले आता है या बी पहले आता है? आप कहोगे सर जी ए। तो सी वाला जो है वो हमारा डिक्शनरी में वर्ड पहले आएगा, बाकी सब बाद में आएंगे। समझ आया किसी को? किसी को समझ आया कि ये कैसे जवाब बना? चलें, मैक्सिमम लोगों को समझ आ गया। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा इजीली। ओके जी, वर्ड है सिलेक्ट द वर्ड दैट अपेयर्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली, मींस जो अल्फाबेटिकली या डिक्शनरी में पहले आएगा वो वर्ड सिलेक्ट करें। अब आ जाओ पहले पहले अल्फाबेट पे, पहला अल्फाबेट पी है, पी है, पी है, पी है, सब में पी 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 आ रहा है, इट मींस आपको भी पता नहीं चला। दूसरे अल्फाबेट पे आ जाओ, एस है, एस है, एस है, एस है, सब में दूसरा दूसरा अल्फाबेट जो है वो एस है, आपको अभी भी पता नहीं चला। तीसरे तीसरे अल्फाबेट पे आ जाओ, वाई, ई, वाई, ओ। अब बताओ ओ पहले आता है, वाई पहले आता है या ई पहले आता है? तो आप कहोगे सर जी ई पहले आता है, तो बीटा हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, बीटा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। ओह, ये तो आपकी असाइनमेंट निकल आई। चलो जी, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन। ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लें। जहां पे भी आपको ब्लू कलर नजर आएगा वो आपकी असाइनमेंट होगी, उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लेना है फॉर प्रैक्टिस। और कल की वीडियो जो है वो अभी तक अपलोड नहीं हुई, आज इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। अपलोडिंग पे मैंने लगा दी हुई है, मेरा ब्लड प्रेशर कल थोड़ा तेज था और फिर क्लास भी कोई नहीं हुई। इस क्वेश्चन का जवाब अभी अभी सब लोग अपने अपने चैट बॉक्स में दें। इस क्वेश्चन का जवाब अभी अभी सब लोग अपने अपने चैट बॉक्स में दें। क्या होगा? ऑर्निथोलॉजी, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्चेस्ट्रा या ऑर्गेनिक? क्या होगा जवाब? सारे लोग, कोई चार्ली जवाब कह रहा है, कोई थ्री लिख रहा है, कोई ऑर्चेस्ट्रा लिख रहा है। अभी हम देखते हैं कि
क्या वाकई इसका जवाब ऑर्केस्ट्रा है या और कोई आ रहा है? ओ, सब में पहला पहला अल्फाबेट ओ है, नहीं पता चला। दूसरा दूसरा अल्फाबेट आर है, नहीं पता चला। तीसरा अल्फाबेट एन टी सी जी, हाँ सी जो है ये जवाब होगा हमारा। चार्ली हमारा आंसर होगा और चेस्ट्रा, क्योंकि सी अल्फाबेटिकली टी एन और जी से पहले आता है। समझ आ गई आपको इस टाइप की? इफ यस देन राइट यस इन चैट बॉक्स। जल्दी 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 जल्दी, अगर आपको इस टाइप की समझ आ गई तो राइट यस इन चैट बॉक्स। वेरी गुड, माशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके रिलेटेड है? टाइम रिलेटेड एमसीक्यूज। टाइम रिलेटेड एमसीक्यूज, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइम रिलेटेड एमसीक्यूज को करने से पहले आपको कुछ चीजों में से गुजरना पड़ेगा। वो क्या? ये मैंने घड़ी पहनी हुई है, यस। ये तो है सुइयों वाली घड़ी जिसे हम क्लॉक कहते हैं। एक डिजिटल क्लॉक होता है या 24 आवर्स जिसे हम क्लॉक बोलते हैं, 24 आवर्स क्लॉक। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन जब मैं छोटा होता था ना, मेरी दादों ने पूछना फैजान पुत्र टाइम क्यों है, तो मैंने उन्हें बोलना अम्मी 15 बज के 20 मिनट हो गए हैं। क्या हो गए हैं? 15 बज के 20 मिनट। अब दादी जो है वो गुस्सा करती थी, या उसने वो क्या कहते हैं चिढ़ना, कि फैजान मुझे टाइम गलत बता रहा है। और मैं भी तो टीज ही कर रहा होता था ना, कि 15 बज के 20 मिनट कौन सा ओरिजिनल टाइम है। तो 15 बज के 20 मिनट का मतलब क्या होता था दादी? 3 बज के 20 मिनट हो गए। लेकिन ये उनको नहीं पता था। इसे कहते हैं 24 आवर्स क्लॉक, ठीक है। अब आप लोगों को आपके पेपर में ये 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन। मैं आपको नीचे ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 23 का मतलब है 11 PM, तो 15 का मतलब क्या है? 23 का मतलब है 11 PM, तो 15 का मतलब है 3 PM। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन का जवाब AM में भी दिया हुआ है, PM में भी दिया हुआ है। आपने PM को सिलेक्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में PM है। अगर क्वेश्चन में 11 AM होता तो आप भी जवाब 3 AM ही पिक करते। नेक्स्ट है, इफ 19 इज टू ट्रांसलेट्स टू 7 AM, 19 को अगर हम 7 AM कहेंगे तो 15 को हम क्या कहेंगे? बोलो भाई। 19 को अगर हमने 7 बोल दिया तो 15 को हम क्या बोलेंगे? 3 AM। 3 AM। अब हमने पिछले क्वेश्चन में PM लिखा था, इधर हमने AM लिखा है। क्या वजह है इसकी? क्योंकि क्वेश्चन में AM लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में AM लिखा हुआ है, दैट इज वाई हम क्वेश्चन की मुनासबत के लिहाज से अपना जवाब दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो दिस इज योर असाइनमेंट, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ओके जी। नेक्स्ट टाइप आ गई है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट टाइप आ गई जी, एज रिलेटेड एमसीक्यूज। टाइम रिलेटेड एमसीक्यू सबको समझ आ गए? टाइम रिलेटेड क्वेश्चन सबको समझ आ गए? इफ यस देन राइट यस इन चैट बॉक्स, इफ नो देन राइट नो इन चैट बॉक्स। मैक्सिमम लोगों को समझ आना चाहिए, एक आध की खैर है वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख के देख लो। सबको ही आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, सबको समझ आ गया माशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एज रिलेटेड एमसीक्यूज। अच्छा मैं माइक ओपन कर रहा हूँ, कोई एक लड़की जो अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझती है वो अपना माइक ओपन करे जरा। कोई एक लड़की जो अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझती है, दैट मेरे से ज्यादा ज़हीन कोई नहीं है, वो अपना माइक ओपन कर ले। अभी टाइम नहीं है। और अगर आप 56 कैंडिडेट्स हैं, 56 में से कोई स्मार्ट नहीं है, तो फिर क्लास एम ही ज्वाइन कर लीजिए जी। है कोई स्मार्ट? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज अपना नाम बताइए। हानिया इश्तियाक। हानिया, आपका एक यस छोटा सर। भाई है जो आपसे आपका एक छोटा भाई है, ठीक है।
उसकी एज है ठीक है। 3 साल, उसकी एज है 3 साल, और आप उससे 3 गुना बड़ी हो। आपके सही। छोटे भाई की एज 3 साल है और आप उससे 3 गुना बड़ी हो, 3x। आप 11 साल के बाद आपकी एज कितनी होगी? सही। जब आपका भाई 11 साल का हो गया तब आपकी एज, अम, जब आपका भाई 3 साल का था तब आप उससे 3 गुना बड़ी थी। जब आपका भाई 11 साल का हो गया तब आपकी एज कितनी होगी? 17। 17। वेरी गुड। अब कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। बेटा अपना माइक ओपन कर लो। गुड, आपको आता है ये क्वेश्चन, माशाल्लाह। अब होता क्या है इन क्वेश्चंस में, लड़कियों को प्रॉब्लम क्या होती है वो मैं पहले डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, ये आसान है। इफ अयान इज ओल्डर देन अहमद, अगर अयान, ए वाई, मैं इसको शो कर रहा हूँ ए वाई से, अगर अयान बड़ा है अहमद से, ए एच, अयान किससे बड़ा है? अहमद से। और अहमद बड़ा है अमाल से। अहमद किससे बड़ा है? अमल या अमाल से। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? हु इज द ओल्डेस्ट? सबसे बड़ा कौन हुआ? अयान अहमद से बड़ा है और अहमद अमाल से बड़ा है या अमल से बड़ा है, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा अयान हुआ। और अगर इधर यंगेस्ट पूछते तो सबसे छोटा अमाल होना था, तो अमाल इधर राइट आंसर, सिंपल। एंड दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन। चलिए असाइनमेंट इसको छोड़ें, ये आपको नहीं आना, मैं आपसे बताता हूँ। सलमान इज ओल्डर देन जिशान। एस जो है वो बड़ा है जिशान से। एस बड़ा है जिशान से। जिशान इज यंगर देन कामरान, और जिशान छोटा है कामरान से। ये दो सिचुएशंस दे दी। जिशान छोटा है कामरान से, इट मींस कामरान भी बड़ा है जिशान से, सलमान भी बड़ा है जिशान से। बताओ ओल्डेस्ट कौन है? ओल्डेस्ट कौन होगा? सलमान बड़ा है जिशान से, कामरान भी बड़ा है जिशान से। सबसे बड़ा कौन होगा? ना 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 ना, सलमान आप जवाब दे रहे हो, जवाब गलत है। सलमान भी जिशान से बड़ा है, कामरान भी जिशान से बड़ा है। हमें ये नहीं पता कि कामरान और सलमान के दरमियान कौन बड़ा है। हमें ये पता ही नहीं है जब, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट आंसर। हमें उन्होंने दिया एक सिचुएशन, उन्होंने कहा सलमान जिशान से बड़ा है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा जिशान कामरान से छोटा है, मतलब कामरान भी जिशान से बड़ा है। तो कामरान और सलमान के दरमियान हमें कोई ताल्लुक नहीं दिया कि कौन छोटा है कामरान में से और सलमान में से। दैट्स वाई हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। नेक्स्ट। ए फादर इज 36 years old। एक अब्बा जान है, एक अब्बा है, एक बाबा है, उनकी एज 36 साल है। और उसके बेटे की एज, एंड ही सन इज ऑफ 16 years old, उसका बेटा जो है वो 16 साल का है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फादर विल बिकम ट्वाइस देन हिज सन। कितने सालों के बाद बाप और बेटे की एज डबल हो जाएगी, मीन्स एक दूसरे का दुगना हो जाएगी। अब आपने इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना, जिसमें ट्वाइस वगैरह पूछा हो, आपने कुछ नहीं करना। आपने कहना मैं 8 8 जमा करता हूँ दोनों ऑप्शन। 36 × 8 44, +8 24। क्या हो गया भाई? ये बन गया 44 और ये बन गया 24। नहीं, जवाब नहीं मिला हमें। 10 10 जमा कर दो। 36 में 10 जमा किए 46, 16 में 10 जमा किए 26। 26 दूना 52 होता है, है भी नहीं मिलिया। 4 4 जमा कर दो। 36 × 4 40, और 16 × 4 20। मिल गया जवाब। हमें ट्वाइस ही चाहिए था ना। अगर हम 4 साल के बाद, 4 साल के बाद बाप की एज बेटे से डबल होगी, सिंपली। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई लंबी चौड़ी ट्रिक इसमें नहीं लगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़े मजे का। ये वही क्वेश्चन है जो बेसिकली मैंने बच्ची से पूछा। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से सीख लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन हल हो जाएंगे। उन्होंने कहा बॉय इज 3 years ओल्ड, हिज सिस्टर इज 3 times ओल्डर देन हिम। जब मुंडे की एज, जब बॉय की एज 3 साल थी, तब उसकी बहना की एज 3 times ओल्डर। 3 times, 3 years नहीं, 3 times का मतलब है 3 × 3 यानी 9 साल। जब बॉय की एज 3 साल थी तो उसकी बहना की एज 9 साल थी। वट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन बॉय इज ऑफ 11 years ओल्ड। जब बच्चा 11 का हुआ उसकी बहन कितने की होगी? तो 3 में कितने जमा हुए? 8। बहन की एज में भी कितना जमा कर दो? 8। 9 और 8 17। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, अगर आप इसको पास करना चाहते हो वर्बल को विद हाई परसेंटेज। ये बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें ताकि ये क्वेश्चन आप खुद हल कर सकें। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज प्राइस रिलेटेड एमसीक्यूज। अच्छा जी, बहुत सारी कुड़ियां कह रही हैं कि सर जी समझ नहीं आया। बेटे मैं पहले भी आपसे कहता हूँ, फ्री कोर्स में अगर आप पढ़ना चाहो ना, तो फिर अपना जो आंखें हैं और अपने कान खोल के बैठा करो। बार बार मुझे रिपीट करने पे आमादा ना करे किया करो। ओके, समझा रहा हूं फिर से। अब अगर किसी को समझ नहीं आया, मैं रिपीट नहीं करूँ। बॉय की एज है 3 साल। अच्छा, जिस लड़की को समझ नहीं आया अपना माइक ओपन करो। मैं अनम्यूट कर रहा हूं, लड़की अपना माइक ओपन करो जिसे समझ नहीं आया। जिसे समझ नहीं आया अपना माइक ओपन करो अब नाउ। अब कोई भी लड़की जो है वो अपना माइक ओपन नहीं करेगी। फातिमा, आपको समझ नहीं आया? जी सर, मुझे समझ नहीं आया। फातिमा, मुझे, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ। आपका छोटा भाई है, वो 3 साल का है और आप जी उससे सर। 3 गुना बड़ी हो। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरा एक छोटा भाई है जो 3 साल का है और मैं उससे 3 गुना बड़ी हो। 3 गुना बड़ी हूँ, तो सर मैं होंगी 9 साल की। आप 9 साल की होगी। जब आपका भाई 11 साल का होगा, आप कितने साल की हो जाएंगी? जब मेरा भाई 11 साल का होगा तो सर मैं 17 की हो जाऊंगी फिर तो। यही क्वेश्चन है, चेक करो। उन्होंने कहा एक लड़का है जो 3 साल का है, उसकी बहन उससे 3 गुना बड़ी है। जब लड़का 11 साल का होगा तब उसकी बहन कितने सालों की है? अगर अब भी किसी को समझ नहीं आया, जी इससे सर, समझ आसान आ और गई। क्या समझाऊं मैं सर? समझ आ गई जी फातिमा? सर, समझ आ गई। हाँ जी, उम्मीद है बाकी सबको जी भी सर, आ गई समझ है। आ गई। बाकी सबको भी समझ आ गई है? राइट यस इन कमेंट बॉक्स इफ यस। यस आ गई सर जी। आगे चलो भाई, माशाल्लाह। माइक ओपन करवाने वाला फार्मूला जो है ना, ये मेरे मेरे सर का है। वो जब भी कोई कहता था सर मुझे समझ नहीं आई, तो सर कहते थे अच्छा चलो उठो फिर ये क्वेश्चन आप करो, देखना अभी आती समझ। नेक्स्ट हमारी टाइप है प्राइस रिलेटेड एमसीक्यूज, कीमत की। आप लड़कियां हो, लड़कों से ज्यादा शॉपिंग करती हो, आपकी वालिदा वगैरह भी जाते होंगे, फ्रूट श्रूट खरीदने भी जाते होंगे आप, ये वो बड़ी सारी चीजें होती हैं। मीन्स जो लड़कियां शॉपिंग वगैरह की चाहत रखती हैं ज्यादा, उनके लिए तो ये क्वेश्चन बड़े आसान है। उन्होंने कहा कि 1 चॉकलेट बार, हाँ ये चॉकलेट तो बहुत खरीदते हैं लड़के लड़कियां। एक चॉकलेट बार जो है वो 45 रुपीज की है, और 8 बार्स कितने की होंगी? ऐसे लगा लो हिसाब के आपने किसी एक लड़की को बर्थडे पे चॉकलेट देनी है, और 8 सहेलियां हैं आपकी, उन सबको आपने देनी है। एक चॉकलेट 45 रुपए की, 8 चॉकलेट कितनी होंगी? 45 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 360 रुपए। आपके पास 360 रुपए होंगे तो आपका जो है ना वो ये बर्थडे जाएगी सिंपली।
ये आपका क्वेश्चन है असाइनमेंट, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। उन्होंने कहा प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स, 10 पेंसिलों की कीमत 50 रुपए है, 3 पेंसिलों की कीमत कितनी होगी? एक पेंसिल की कीमत 5 रुपए है, 3 की आप खुद निकाल लें अगर निकाल सकते हैं तो। आसान आसान से क्वेश्चन है, आसान आसान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दर्जन केले की कीमत 120 रुपए है। एक दर्जन में कितनी चीजें होती हैं जी? 12। 12 केलों की कीमत 120 रुपए है। 4 केलों की कीमत कितनी होगी? एक केले की कीमत होगी 10 रुपए और 4 केलों की कीमत होगी 40 रुपए। सिंपल। प्राइस रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं, ये बड़े आसान होते हैं। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं एंड विद इन अ सेकेंड इन क्वेश्चंस का जवाब निकल जाता है, लिखने की भी कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप को बोलते हैं परसेंटेज रिलेटेड एमसीक्यूज। क्या बोलते हैं इनको? परसेंटेज रिलेटेड एमसीक्यूज। ओके, परसेंटेज रिलेटेड एमसीक्यूज को करने से पहले आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए। मैं क्वेश्चन में ही समझा देता हूं जिन चीजों का पता होना चाहिए। ओके जी, 60% ऑफ 90 इज 60% ऑफ 90 इज 60% ऑफ 90 इज। अब देखो, इन क्वेश्चंस में आपने कुछ नहीं करना, जीरो को जीरो से काट देना है और इन दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना। सिंपल, आपने कुछ नहीं करना। एक जीरो है तो दूसरे जीरो से उसको काट दो और इसका जवाब दे दो 9 6 54, 54। इधर भी जीरो से जीरो काट दिया, जवाब आ गया 81। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। सर अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मींस 45% ऑफ 90, 45% ऑफ 90 इज। सर अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? आपने कुछ नहीं करना। ये देखो 45% है ना, आपने फर्ज करना ये 450 ऑफ 90 है। 450% लिखा हुआ है, जीरो से जीरो काट दो, 45 को 9 से जरब दे दो, जो जवाब आएगा उसका एक इशारिया लगा लेना बस, सिंपली इस जीरो का। ठीक है, लेकिन आता नहीं है आपके पेपर में। जो आता क्वेश्चन वो मैंने लिख दिए हैं। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट क्वेश्चन, दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये भी परसेंटेज के रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखो डबल चीजें आपको नजर आ रही हैं, दो जीरो इधर है, इनको दो जीरो को काट दो, एक इस जीरो को काट दो, एक इस जीरो को काट दो। 10% ऑफ 70% ऑफ 300, इनको मैं ऐसे इंग्लिश में बोलता हूं, इफ zeros with percentage figures are equal to zeros with non percentage figure। ये परसेंटेज फिगर है दोनों, ये नॉन परसेंटेज फिगर है क्योंकि इनके साथ परसेंटेज का साइन है, इसके साथ नहीं है। इफ zeros with percentage figures are equal to zeros with non percentage figure, then cut या कैंसिल all the zeros and multiply the digits। 3 ज़रब 7 21, 21 ज़रब 1 21, जवाब आ गया 21। समझ आ गया इस क्वेश्चन का? नेक्स्ट चलो जी, ये क्वेश्चन बेसिकली मैथ्स में होता है, लेकिन क्योंकि कल हमने परसेंटेज नहीं पढ़ी थी इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं करवाया, लेकिन आज हम करते हैं। 1/3 का मतलब होता है 1/3। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 10% का मतलब होता है 10/100। मल्टीप्लाई करते हैं जी विद 120। अब इसको वो क्या कहते हैं, कट वट दो। जीरो जीरो के साथ कट गया, ये जीरो जीरो के साथ कट गया, 3 को 4 से जरब दी, 12 आ गया, 4 आपका जवाब। ये क्वेश्चन ऐसे भी आपके पेपर में एक दो क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये आपके पेपर में लाजमी पूछा जाता है जिसमें परसेंटेज भी होती है और जिसमें ये भी होता है। ठीक है, इसमें जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना होता है। इसको इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, खुद से बना बना के प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा सिंपल है। देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस। एक बस है जिसमें 30
पैसेंजर्स हैं, 30 मुसाफिर हैं एक बस में, 2/3 ऑफ देम आर मेन, उनमें से 2/3 जो है वो बंदे हैं, मेन हैं, मेल पैसेंजर्स हैं, नंबर ऑफ वुमेन। अब देखो उन्होंने परसेंटेज नहीं पूछी, नंबर ऑफ वुमेन पूछा है। 2/3 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 30 के साथ तो 3 10 30 20, 20 मेल हैं जी, 20 मेल हैं। अगर 30 में से 20 बंदे हैं तो बंदियां कितनी होंगी? 10। राइट ऑप्शन हो गया 10। ठीक है, 20 अगर बंदे हैं तो बंदियां 10 होंगी, 20 अगर बंदे हैं तो बंदियां 10 होंगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट्स, 150 स्टूडेंट्स की सॉरी 1500 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जी? 1500 टोटल स्टूडेंट्स हैं। 1200 आर प्रेजेंट, पी कितने हैं प्रेजेंट, कितने हैं? 1200। अगर 1200 प्रेजेंट है तो एब्सेंट कितने होंगे? 300। उन्होंने पूछा एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज बताओ। अब आपने ये नहीं बताना कि कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, अगर तो कितने वाला पूछा होता तो 300 जवाब होता, लेकिन उन्होंने ये पूछा है कि भाई एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज बताओ। तो परसेंटेज हम जब छोटे होते थे कैसे निकालते थे? हम करते थे ओब्टेन्ड नंबर, मतलब हमारे मैट्रिक में अगर नंबर आए 900 तो हम कैसे परसेंटेज निकालते थे? ऊपर हम रखते थे जितने हम नंबर हमने लिए, डिवाइड उसको करते थे टोटल नंबरों के साथ, मल्टीप्लाई करते थे हम 100 के साथ। अभी भी वही अमल होगा। हमने एब्सेंट स्टूडेंट्स की तादाद मालूम करनी है, परसेंटेज 300 को हम ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल के साथ, टोटल 1500 है, और जरब दे देंगे 100 के साथ। 2 0 2 0 से कट गए, 15 को 2 से जरब देंगे तो ये आ गया 20%। सिंपल, कितना आ गया जवाब? 20%। ये परसेंटेज आसान है, जरा थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन है, इसको आपने गौर से देख लेना है। दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन, और असाइनमेंट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारी क्लास है वो 10 मिनट के बाद। ब्लड रिलेशन एमसीक्यूज हमारी टाइप स्टार्ट होने लगी है। ब्लड रिलेशन बेटा क्या होता है? पहले आप लोगों को ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन कहते हैं खून के रिश्ते। किसे कहते हैं? खून के रिश्तों को। अब इसमें आपको दो चार चीजों पता होना चाहिए। वो ये दो चार चीजों में ये पता होना चाहिए कि आपकी खाला किस किस को कहते हैं, फुफ्फो किसको कहते हैं, दादा अबू कौन होते हैं, चाची कौन होती है, चाचू कौन होता है, नेफ्यू किसे कहते हैं, नीस किसे कहते हैं। और इसके अलावा बस यही 5-6 रिलेशन है जो बार बार पूछे जाते हैं और आपको इनका ही पता नहीं होता। मीन्स मैं अगर आपसे बोलूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपके भाई का भाई आपका क्या लगा? आपके भाई का भाई, अभी नीचे वाला क्वेश्चन ना देखो, आप लोग इसी वजह से मेरे दिल से दूर होते हो। आपके भाई का भाई आपका क्या लगा? भाई लगा। आपके अब्बू की वाइफ आपकी क्या लगी? आपके अब्बू की वाइफ आपकी क्या लगी? अम्मी लगी। आपकी अम्मी के भाई आपके क्या लगे? आपकी अम्मी के भाई आपके क्या लगे? आपके मामू के भाई की बहन आपकी क्या लगी? आपके मामू के भाई की बहन आपकी क्या लगी? अम्मी। अम्मी भी हो सकती है, खाला भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन ऑप्शंस। अगर ऑप्शन ना हो या ये पूछा जाए कि आपकी अम्मी आपके भाई की इकलौती बहन है तो फिर आपकी मम्मा ही लगेगी। अच्छा जी, आ, ठीक है, ठीक है। आपकी मम्मा के एक भाई हैं, आप उनके क्या लगे? आपकी अम्मी जान के एक भाई हैं, आप उनके क्या लगे?
बांजे या बांजी, नेफ्यू या नीस, ठीक है, आप नीस लगेंगी, नेफ्यू होता अगर आप बंदा लड़का होते। और एक और बात याद रखें, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में हल करते हुए आप हमेशा अपने आप को लड़का तस्वर करोगे, लड़की नहीं तस्वर, ठीक है। इधर सारी लड़कियां होंगी जो लेक्चर ले रही हैं। अब ये क्वेश्चन को हल करते हुए इन इंटेलिजेंस आप हमेशा अपने आप को क्या समझोगी, आप एक लड़का हो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन वाले बनते हैं वो हमेशा बॉयज के रिलेटेड होते हैं, सो आप अपने आप को क्या समझोगे, एक लड़का समझोगे इन क्वेश्चंस को हल करते हुए। ओके जी, आ जाए क्वेश्चन की तरफ। इफ टॉम इज माइक्स फादर्स सन, सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। माइक के अब्बू का बेटा टॉम है, माइक के अब्बू का बेटा टॉम है, तो टॉम माइक का क्या लगा, दसो जी। माइक के अब्बू का बेटा टॉम है, माइक के अब्बू का बेटा टॉम है, तो टॉम और माइक आपस में क्या हुए, ब्रदर्स हुए। अब्बू का बेटा भाई होता है भाई, अब्बू का बेटा क्या होता है, भाई होता है, अब्बू का बेटा भाई होता है, ब्रदर। अब्बू जान का बेटा, अब्बू का बेटा आपका क्या लगा, भाई ही लगा। अच्छा जी, ये दो क्वेश्चंस हैं, मैं लंबी चौड़ी फरिश्त में नहीं जाना चाहता, ये वर्बल ब्लड रिलेशन में, क्योंकि ये घुमा देते हैं। मैं आपको दो क्वेश्चंस बताने लगा हूं जो आपके पेपर में आने हैं, एक मैं हल करवाता हूँ, एक आप खुद कर लेना, यही पेपर में आने, ठीक है। इफ माई ब्रदर्स सिस्टर इज योर मदर, मेरे भाई की बहन, समझो समझो, मेरे भाई की बहन मेरी भी बहन लगी, मेरी बहन अगर आपकी अम्मी है तो मैं आपका क्या लगा, मेरे बहन अगर आपकी अम्मी है तो मैं आपका क्या लगा, मामू, तो मामू की इंग्लिश अंकल, सिंपली। और यू टू मी, अगर मैं इधर लिख दूं यू टू मी, यू टू मी, अगर मैं ये लिख दूं कि मेरी बहन के आप बेटे हो, आप मेरे क्या लगे, बताओ भाई। यू टू मी हो जाएगा नेफ्यू, ठीक है। अब नेफ्यू और नीस दोनों हैं, तो आप आंसर क्या करोगे, नेफ्यू। अगर नेफ्यू ना हो तो फिर आप नीस सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आप नेफ्यू ही सिलेक्ट करोगे, ठीक है। आप क्वेश्चंस का जवाब देते हुए क्या होती हो, लड़का होती हो। ओके जी, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, लेकिन आप देख इसको अब खुद लेना, ये वाला जो है जवाब इसका आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जी, वो क्वेश्चंस आ गए जिनका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है, नंबर सीरीज एमसीक्यूज। नंबर सीरीज सर जी बड़ी पूछी जाती है, सर बड़ी नंबर सीरीज पूछी जाती है, सर हम क्या करें, हमें कुछ सीरीज का पता भी नहीं है। अच्छा जी, दो चार रूल्स मैं लिखता हूं इधर बेटे, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दो चार रूल्स। पहला रूल, आपने देखना है अगर कम डबल सीरीज, आपने पहला रूल देखना है डबल सीरीज, डबल सीरीज। सबसे ज्यादा जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो डबल सीरीज के आएंगे, और फैबियोनिक सीरीज, एक ये सीरीज होती है फैबियोनिक सीरीज, मैं इसको एफ सीरीज कहता हूं, ये कोई सीरीज होती है। ये आपने दो सीरीज को लाजमी देखना। आपके पेपर में दो सीरीज होती हैं, एक डबल सीरीज होती है, एक फैबियोनिक सीरीज होती है। ये दोनों सीरीज को आपने लाजमी देखना है, बहुत मजे की ये सीरीज होती हैं और बड़ी आसान ये सीरीज होती हैं, हम इंशाल्लाह इनको करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 115, 55, 170, 65, 235। अब अंदाजा लगाओ, 115 में अगर आप 55 जमा करो तो क्या बनता है, 170 बनता है, 170 आ गया है। 170 में अगर 65 जमा करो तो क्या बनता है, 235।
अब आगे क्या आएगा? आगे वही आएगा जो आप सोच रहे हैं, 55, 65 और 75। क्या अब मेरी आवाज आ रही है? बच्चियां कुछ कह रही हैं कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या मेरी आवाज अब आ रही है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75। सिंपली 55 में 10 जमा किए 65, 65 में 10 जमा करेंगे 75। डबल सीरीज का ये क्वेश्चन है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 66, 63, 57, 45। सीरीज आस्ता आस्ता कम आ रही है, पीछे को आ रही है। इट मीन इसमें से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। 66 में से माइनस किए हमने, सॉरी ये इधर होना चाहिए था मेरे। 66 में से 3 माइनस किए तो 63 आ गई। 63 में से हमने माइनस किए 6 तो आया 57। 57 में से हमने माइनस किए 12 तो आया 45। 45 में से आप हम माइनस करेंगे 12 से 24, तो जवाब हमारा क्या आ जाएगा? 21। लो भाई, जवाब आ गया। मीन्स आपने सीरीज में क्या माइनस किया? पहले 3 माइनस किया, फिर 6 माइनस किया, फिर 12 माइनस किया, फिर 24 माइनस किए। ओके जी, ओके। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। अब कुछ बढ़ रहा है आस्ता आस्ता। अब देखो किस नोयत से बढ़ रहा है। 2 के बाद 6 आया है, या तो इसमें 4 ऐड किया है या इसमें 3 से जरब दिया है। देखते हैं जी कैसे हुआ। 2 में अगर हम 4 ऐड करें तो बन गया 6। 6 में हम 8 ऐड करें तो बन गया 14। 14 में अगर हम 16 ऐड करें तो बन गया 30। 30 में अगर हम 32 ऐड करें तो बन गया 62। ठीक है, अभी तक चल रही है। अब 62 में हम जमा क्या करेंगे? 32 दूना 64। 64 जमा करेंगे तो ये बन जाएंगे 126। सिंपल, हमने प्लस किया। अच्छा, ये क्वेश्चन विद मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है। लाइक अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 जमा 2 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 जमा 2 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें 28, 28 जमा 2 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें 60, 60 जमा 2 62, 62 को 2 से मल्टीप्लाई करें 124, 124 में 2 जमा करेंगे 126। 2 तरह से ये क्वेश्चन हल हो सकता है। ये मैंने प्लस के साथ कर दिया, और वर्बली मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है ना वो मल्टीप्लीकेशन के साथ भी समझा दिया। जैसे आपको आसान लगता है वैसे समझ लो, और ट्रिक अपने माइंड में रख लो, क्योंकि ट्रिक्स ही बार बार काम आएंगी आपके पेपर में, जो आपको इजी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब इसको समझो, ये समझने वाली है। 3, 10, 4, 17, 5, 26, 6। ये 2 सीरीज चल रही हैं। जैसे ये एक देखो 3, 4, 5, 6 एक सीरीज, ये दूसरी सीरीज है 10, 17, 26। अब हमें इसको सेट करना है भाई। अब हमें इसको सेट करना है। 10 में अगर हम 7 जमा करें तो 17, 10 जमा 7 17, 17 में हम 9 जमा करें तो 26, 26 में अब हम क्या जमा करें? 11, तो जवाब आ जाएगा 37। सिंपल, ठीक है। अब इसको भी हम 2 तरह से हल कर सकते हैं। अब इसको भी हम 2 तरह से हल कर सकते हैं। ये तो मैंने डबल सीरीज बना के हल कर दी ना। अब इसको हम 2 तरह से कैसे हल कर सकते हैं भाई? इन तीनों को जमा कर दो तो बन गया 17। इन तीनों को जमा कर दो तो बन गया 26। अब ये तीनों को जमा कर दो, 6, 26 और 5, तो बन जाएगा 37। ऐसे भी ये क्वेश्चन हल हो सकता है, लेकिन हाँ जी, आपको कैसे पता चलेगा? यस, हाँ जी, हाँ जी। आप तो दूध पीती बच्ची हो अभी, आपको कैसे समझ आया कि ये मीन्स? मैं आपको बताता हूँ। दूध पीती बच्ची मैंने इसलिए बोला है आपको समझाने की खातिर, सॉरी अगर माइंड किया है तो।
इसलिए कि आपको कैसे पता चलेगा, 10 में जमा आपने 7 किया है तो 17 हुआ, 17 में आपने 9 जमा किए तो 26 आए, 26 में आपने 11 जमा किए तो 37 बनेंगे। आपको कैसे पता चलेगा? ये कोई सीक्वेंस है? 7 9 11 पुत्र, ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है बेटा, सीक्वेंस को ही तो सीरीज बोलते हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई मैं पता नहीं आप मुझे अभी अपना टीचर मानते हो या नहीं मानते, ठीक है? टीचर मानने के लिए भी बड़ा जिगरा चाहिए होता है, और टीचर बनने के लिए तो ऑब्वियसली बड़ा चाहिए होता है। दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। डबल सीरीज का क्वेश्चन है, 11 11 चल रहा है साथ में, आपने बस इनको फॉलो करना, 12 18 24 आगे क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट? 2 6 12 20 30। 2 में अब हमने क्या जमा करें तो जवाब आएगा, क्या आएगा? सोचो सोचो सोचो। 2 में हमने जमा किए जी 4, बन गया 6। 6 में हमने जमा किए 6 तो बन गया 12। 12 में हमने जमा किए 8 तो बन गया 20। 20 में हमने जमा किए 10 तो बन गया 30। अब 30 में हम जमा करेंगे 12 तो बन जाएगा 42। राइट ऑप्शन 42। 42 42 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर असाइनमेंट। असाइनमेंट में मैं आपको वो क्वेश्चन देता हूं जो बिल्कुल आसान होता है। 3 6 9 12, जितने मैं फ्लो में था अगला जवाब भी निकल जाना सीधा। ये क्वेश्चन भी बेटा आपकी असाइनमेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ये डबल सीरीज है, अगर आप इसको गौर से देखोगे, इट्स अ डबल सीरीज, और इसमें सिर्फ 1 1 प्लस हो रहा है। इट्स अ डबल सीरीज और इसमें 1 1 प्लस हो रहा है, जस्ट इट्स अ डबल सीरीज और इसमें 1 1 प्लस हो रहा है। नेक्स्ट आ गया जी हमारी सीरीज का क्वेश्चन, ये हमारे लिए है, और हमारे लिए है तो मींस बड़ा कोई मुश्किल ही होगा, फिर ही हमारे लिए है। 11 21 40 77 150। आ जाओ जी, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 11 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 22, और 22 माइनस 1 21। 22 माइनस 1 21। सीरीज में बनाने की आपको तरकीब बता रहा हूँ। 21 को जरा दो आप 2 के साथ तो बनता है 42, माइनस 2 40। 40 को जरा दो के साथ तो बनता है 80, 80 माइनस 3 बन गया 77। 77 को जरब दोगे 2 के साथ तो बनेगा 7 2 14, 7 2 14 और 1 15, 154 माइनस 4 बन गया 150। अब 150 को जरा